Hello, guys, and welcome back to Legal Age After College. And I welcome you to the second part of 100 most important banking terms that you need to know for IBPS SO prelims. ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा होगा तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड वॉच इट, बिकॉज हमने वहां पर भी जो है 21 टर्म्स डिस्कस किए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना फॉर योर IBPS SO एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करते हुए, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट बातें जो हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की वीडियो से। ठीक है, जहां पर हम जो है आगे के टर्म्स देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है एंडोर्समेंट का। ठीक है, तो अब देखो एंडोर्समेंट समझने के लिए ना थोड़ा आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ना तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करता है। ठीक है, आपके प्रॉमिसरी नोट होते हैं, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, आपके चेक होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर नेगोशिएबल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और समथिंग दैट इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ना बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो राइट्स के एक पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज को बताता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो राइट के जो पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। राइट, जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी और व्यक्ति के फेवर में प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया था, तो उससे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं हर्ष के फेवर में जो है एक प्रॉमिसरी नोट बना रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं हर्ष के फेवर में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूं, उसमें शुभ्रा को ऑर्डर देता हूं कि उसे हर्ष को पेमेंट करनी है। ठीक है, मैं ड्रॉवर हुआ, शुभ्रा ड्रॉवी हुई एंड हर्ष क्या हो गया, यहां पर पे ही हो गया। ठीक है, अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है किसके फेवर में बना है, हर्ष के फेवर में बना है। हर्ष चाहे तो इसे फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसकी कोर फिलॉसफी क्या होती है कि वो फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो हर्ष ना किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को दूसरे को ट्रांसफर करने की प्रोसेस जो आप फॉलो करोगे वो क्या होती है, उस प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कल को, ठीक है, हर्ष उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर सकता है किसी और के नाम पे, फॉर एग्जांपल प्रशांत के नाम पे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, एंडोर्समेंट क्या है, द एक्ट ऑफ साइनिंग द बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप जो है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रॉमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, या आपका जो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, उसके पीछे आप साइन करते हो, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखते हो। क्यों, ताकि आप जो है जो भी राइट्स मिल रहे हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आपको, वो आपको ना मिलके आप ट्रांसफर हो जाए उस दूसरे व्यक्ति को। जैसे हर्ष को राइट्स मिल रहे थे, उसने क्या किया, साइन किया अपना और नाम लिख दिया ऊपर प्रशांत का, तो अब जो भी राइट्स हर्ष को मिलने थे ना वो किसको मिलेंगे, प्रशांत को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एंडोर्समेंट कहते हो। ठीक है, अब एंडोर्समेंट आप कहां पे कर सकते हो, या तो आप इंस्ट्रूमेंट के नीचे ही साइन कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग से एक पेपर लगा के एंडोर्समेंट कर सकते हो, या अलग से स्टैम्प पेपर बना के एंडोर्समेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार मोड्स होते हैं आपके एंडोर्समेंट का। क्रक्स क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना ट्रांसफरेबल होते हैं, इन्हें ट्रांसफरेबल बनाने के लिए आपको सर्टेन चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, जिस जो भी पेई है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना सिग्नेचर देगा और नेक्स्ट बेनिफिशियरी का नाम लिख देगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम एंडोर्समेंट कहेंगे। ठीक है, देन यू हैव इक्विटी। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डिंग से आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी बेसिकली क्या होती है, ये कंपनी के ना ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। शार्क टैंक अगर याद हो आपको, तो लोग जो है वो फंडिंग लेने के लिए आते हैं एंड वो बाद में जो सामने शार्क्स बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे वो डिमांड करते हैं कि भाई इतनी फंडिंग तो दे देंगे लेकिन हमें इक्विटी चाहिए 10% की, 15% की। व्हाट एग्जैक्टली आर दे डिमांडिंग, दे आर डिमांडिंग द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इक्विटी एग्जैक्टली क्या होती है आपकी, ये एक ओनरशिप इंटरेस्ट होता है कंपनी में जो आप रिप्रेजेंट करते हो शेयर्स के थ्रू। ठीक है, आपके शेयर्स मेजरली दो टाइप के होंगे, आपको याद होगा, तो वैसे टाइप्स तो मल्टीपल है लेकिन मेजरली दो टाइप है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स में क्या होता है, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती है। राइट, इक्विटी शेयर्स में ना आपके पास डिसीजन, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में घुसने का मौका रहता है। क्यों, क्योंकि आप जो है बेसिकली जितना भी शेयर्स ओन करते हो आप उतने की ओनरशिप ओन करते हो कंपनी की। ठीक है, तो इक्विटी represents what, it represents the ownership of the company. So if you have equity, you can you can participate in the डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। राइट, यू कैन पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वही क्या चीज होती है, आपकी इक्विटी होती है। ठीक है, तो ये चीज है
ओके। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव एस्टेट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, यहां पर अगर मान लो कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, वो या तो टेस्टेट सक्सेशन के थ्रू हो सकती है, विल के थ्रू हो सकती है, और कोई विल नहीं है तो इंटेस्टेट सक्सेशन के थ्रू होगी, राइट। अब डिपेंडिंग कि वो पर्सन किस कम्युनिटी का है, ठीक है, अगर वो पर्सन मुस्लिम था तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के अंदर उसका इंटेस्टेट सक्सेशन होगा, ठीक है। अगर वो हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट था तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर होगा। अगर वो क्रिश्चियन, ज्यू या पारसी था तो उसका इंटेस्टेट सक्सेशन कहां से होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर पे होगा, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अपने लॉस को फॉलो करते हुए भी इस व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो उसकी है वो कहां पर जाएगी, वो कहां पर जाएगी, वो रिवर्ट बैक कर जाएगी गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के पास या किसी डेजिग्नेटेड पब्लिक फंड के पास, ठीक है। तो यही जो रिवर्जन का प्रोविजन है कि अगर कोई भी लीगल हेयर या उत्तराधिकारी या ये जो है रिप्रेजेंटेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्ट बैक होके कहां चली जाएगी, स्टेट के पास चली जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टेट कहते हैं, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट सबको पता है, ठीक है। अगर आप जो है आप अपने बेसिकली अगर बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक लोअर सम ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 3% के अराउंड, ओके। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने पैसे जमा किए, आप कभी भी निकाल भी सकते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स टर्म के लिए जमा करते हो और उस पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जो कि यूजुअली हायर रहता है, समवेयर अराउंड 7 to 9%, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अगर आपने कोई मान लो 50,000 मैंने फिक्स डिपॉजिट में जमा किए थे 1 साल की टाइमलाइन के लिए, ठीक है, तो अगर मैं उसके पहले उस पैसे को निकालता हूं तो सर्टेन पेनल्टी कटेगी मेरे ऊपर, ठीक है। ये क्या होता है, आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, ओके। डिपॉजिट मेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। देन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। जैसे कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं जो है सेविंग्स अकाउंट में 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, या मैं कह रहा हूं कि मेरा जो भी फिक्स डिपॉजिट है उसमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो फिक्स है ना, या तो 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा, डिपेंडिंग कि मैं किस तरह का अकाउंट रख रहा हूं, राइट। बट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो आप जो है डिपॉजिट की बात करें, जो डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है, या आप जो है बोरोइंग की बात करें उसमें जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टन अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, एंड सर्टन फैक्टर्स के चेंज होने से आपका डिपॉजिट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो अगर मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिपेंड करता है कंट्री के रेपो रेट पे या बैंक रेट पे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। an interest rate that changes according to benchmarks such as repo linked lending rate और MCLR, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए वही है कि अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जैसे कि कंट्री का रेपो रेट, ठीक है, तो वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देन आते हैं हम फोरक्लोजर, ठीक है। फोरक्लोजर ना, यहां पर जब आप बैंकिंग सेक्टर वाला फोरक्लोजर पढ़ोगे ना, इट इज डिफरेंट देन द फोरक्लोजर जो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर होता है, ठीक है, याद होगा, ठीक है। 67 सेक्शन के अंदर पे फोरक्लोजर हम पढ़ते हैं, राइट टू रिडेम्पशन पढ़ते हैं 60 के अंदर, राइट टू फोरक्लोजर पढ़ते हैं 67 के अंदर, ठीक है। बट दिस फोरक्लोजर इज डिफरेंट देन दैट फोरक्लोजर, ठीक है। ये फोरक्लोजर क्या है कि अगर मान लो आपने बैंक से कोई भी लोन लेके रखा हुआ है, बोरोइंग लेके रखी हुई है, ठीक है, आपने प्रॉमिस किया था आप एक सर्टेन टर्म जो है उसके पहले ही में पैसे वापस कर दोगे। अगर आप उसके पहले ही पैसे वापस कर देते हो तो क्या माना जाएगा कि अब आपका लोन जो है वो फोरक्लोज हो चुका है, ठीक है। अर्ली क्लोजर ऑफ अ लोन बिफोर द शेड्यूल टेनर एंड्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोरक्लोजर। लोन मैंने लिया था 20 साल के लिए, मैंने 15 साल में ही वापस हो कर दिया, ठीक है, तो मेरा लोन जो था वो टाइम के पहले ही स्टॉप हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोरक्लोजर कहेंगे, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू फ्रॉड अकाउंट, ठीक है, कुछ नहीं है ये, कोई भी अगर वो बैंक अकाउंट है जिसे फ्लैग कर दिया गया है कि हाँ भाई ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, फ्रॉड अकाउंट कहेंगे, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी बैंक होता है, ठीक है, अगर ये ना मतलब बेसिकली अगर कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, वो जितनी फॉरेन एसेट्स, फॉरेन करेंसीज होल्ड करके रखता है ना, उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। तो एसेट्स हेल्ड बाय कंट्री सेंट्रल बैंक, ठीक है,
यानी कि जो भी एसेट एक कंट्री का सेंट्रल बैंक रखा हुआ है फॉरेन करेंसीज में, ठीक है, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरोप, येन, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गया, रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ हो गया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, ठीक है। देन आते हैं हम फिस्कल डेफिसिट पे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट की अगर आप बात करोगे ना तो ये थोड़ा गवर्नमेंट रिलेटेड टर्म है, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट जितना भी खर्च कर रही है, ठीक है, माइनस उसके टोटल रेवेन्यू जितनी आ रही है, ठीक है। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी खर्च हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की जितनी भी कमाई है, तो ये जो डिफरेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। चलो, देन यू हैव गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। अब गार्निशी ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है जहां पर बेसिकली कोर्ट में दो पार्टीज रहती है, ठीक है, दो पार्टीज के आपस में राइट्स एंड लाइबिलिटीज रहती है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड होता है कोर्ट ने ऑर्डर, कोर्ट के जजमेंट में डिसाइड होता है कि ए इज नाउ सपोज टू पे मनी टू बी, राइट। तो अगर कोर्ट ऑर्डर देता है बैंक को कि भाई ये जो ए व्यक्ति है जिसको बी को पैसे देने हैं, ठीक है, इसके अकाउंट में जितना भी पैसा है, ठीक है, बेसिकली इसके अकाउंट में जितना भी पैसा है उस मनी को अटैच करके बी के डेट के पेमेंट के लिए यूज करो, ठीक है। तो उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। गार्निशी ऑर्डर क्या है, ये कोर्ट ऑर्डर है जहां पे कोर्ट बैंक को डायरेक्ट करता है कि जो सर्टेन समवन जिसे पैसे देने हैं उसके बैंक अकाउंट में जो भी मनी है उससे अटैच करो और डेट पूरा करो, ठीक है। तो उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। ए जो है केस हार जाता है, बी जो है केस जीत जाता है, ठीक है। अब ए को बी को पैसे देने हैं 50,000 रुपए, ए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोर्ट जो है यहाँ पर बैंक को ऑर्डर दे सकता है ए के कि भाई ए के अकाउंट को फ्रीज करो, जो भी उसके पैसे हैं वो उठा के बी को दे दो, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। देन आपका आता है ग्रोस एनपीए। एनपीए की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देखी, राइट, इसलिए आई एम सेइंग कि पिछला वीडियो देख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा पहले, ठीक है। तो देखो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि अगर कोई भी लोन है जिसमें ना तो प्रिंसिपल ना तो इंटरेस्ट पिछले 90 दिन से पे ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब एक बैंक का या किसी भी एंटिटी का अगर जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं सबको कंबाइन अगर हम कर लें तो वो क्या हो जाता है, उस एंटिटी का ग्रोस एनपीए हो जाता है, ठीक है। एक बैंक ने बहुत लोगों को लोन देके रखा हुआ था, ठीक है। अब ए जो है वो भी 90 दिन से ऊपर से पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बी भी नहीं कर पा रहा है, सी भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ए बी सी का जितना भी कंबाइंड डेट होगा, ठीक है, उसको हम मिला के क्या बोलेंगे कि वो ग्रोस एनपीए है, ओके। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव गारंटी, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो मैं जो है वो किसी और व्यक्ति से लोन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शुभ्रा से लोन ले रहा हूँ, ठीक है। अब शुभ्रा बोलती है कि ठीक है लोन तो आप ले रहे हो लेकिन व्हाट इफ कि अगर आप वापस नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ष आता है और वो कहता है कि इन केस राज लोन नहीं वापस कर पाएगा ना तो राज के बिहाफ में मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी जो होती है गारंटी होती है, ठीक है। जो गारंटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली बोलता है वो होता है थर्ड पार्टी, ठीक है। गारंटी क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होता है जो कि प्रॉमिस करता है यहाँ पे, ठीक है। क्या प्रॉमिस करता है कि वो लोन रीपे कर देगा इफ बोरोवर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बात बोली अभी अभी मैंने यहाँ पे कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की थी राज हर्ष शुभ्रा की, ठीक है। तो यहाँ पर राज जो है वो बोरोविंग कर रहा है किससे, शुभ्रा से, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि राज बोरोवर है, राइट, लेकिन वहां पर हर्ष आता है जो कि थर्ड पार्टी है, वो अंडरटेक करता है, वो गारंटी देता है कि अगर बोरोवर यानी कि राज फेल हो जाता है शुभ्रा को पैसे वापस करने में, ठीक है, तो पैसे कौन वापस करेगा, हर्ष। तो हर्ष क्या हो गया यहाँ पे, हर्ष गारंटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम ग्रीन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है, ठीक है। बैंकिंग की प्रोसेसेस को, बैंकिंग की प्रोसीजर्स को ऐसा रखना है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैंकिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे पेपरलेस ट्रांजैक्शन हो गए, डिजिटल स्टेटमेंट हो गए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन बैंकिंग कहते हैं, राइट। एटीएम से जो है पर्ची ना निकले आपकी, ठीक है, आपको डायरेक्ट फोन में मैसेज आ जाए, ठीक है। कोई चीज अप्लाई करनी है, बड़ी बड़ी फॉर्म नहीं भरने बैंक के सामने, हम ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन प्रैक्टिसेस को हम कहेंगे ग्रीन बैंकिंग, ठीक है। चलो नाउ
अगेन आई एम गोइंग टू रीइटरेट दिस इन पार्ट एज वेल। इफ आप आईबीपीएस की कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें कवर करनी, बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स करना कवर करने हैं, अकेले कवर करना ना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो पहले तो ये फिगर आउट करो कि भाई आईबीपीएस करना भी है या नहीं करना है। अगर मन में थोड़ा सा भी संशय है तो क्या करना है आपको, कोई भी स्केप्टिसिज्म है तो क्या करना है, आपको कॉल करना है इस नंबर पे 6363286363 पर, मुझसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। आर टीम इज गोइंग टू रीच बैक आउट टू यू, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आईबीपीएस एसओ के क्रैश कोर्सेज में, या आप इंटरेस्टेड हो जरा से भी पूछ रहा था जो है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में, जहां पर आप जो है सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस की तैयारी करोगे, ठीक है। किस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कैसे करनी है, आप क्या मेजर्स ले सकते हो, अगर आपको जरा सा भी जानने में इंटरेस्टेड है, आपको कॉल करना है इस नंबर पे 6363286363 पर, ठीक है। चलो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, वी हैव हाइपोथेटिकेशन, ठीक है। अब हाइपोथेटिकेशन बेसिकली क्या होता है, ये ना बेसिकली एक चार्ज टाइप का होता है, ठीक है। चार्ज किस पे होता है, एक मूवेबल एसेट पे होता है, और वो मूवेबल एसेट कैसे होता है, वो एक लोन सिक्योरिटी होता है, ठीक है। लेकिन पोजीशन जो है वो बोरोवर के पास ही रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकेशन कहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं जो है बैंक से लोन लेता हूँ अपने लिए बुलेट खरीदने के लिए, ठीक है। अब वो जो लोन है मैं धीरे धीरे तो पे ऑफ करूंगा, राइट। लेकिन अगर मैं पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा तब क्या, तो जो बैंक है वो मेरी जो बुलेट है उसको जब्त करके अपने पैसे वसूल करेगा, ठीक है। इसी को हम हाइपोथेटिकेशन कहते हैं, ठीक है। लोन के तौर पे, ठीक है, लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पे अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है अपनी बाइक, ठीक है। और यही चीज, ये बाइक जो है अगर मैं लोन पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा तो बैंक उठा के बेच के अपना पैसा वसूल कर लेगा, राइट। नाउ अब यहां पर जो लोन की सिक्योरिटी थी वो क्या है, वो बाइक ही है मेरी, और बाइक का पोजीशन किसके पास है, मेरे पास ही है, ठीक है। तो ऐसे में माना जाएगा कि जो लोन सिक्योरिटी है इट हैज बीन हाइपोथिकेटेड टू मी, ठीक है। तो यही चीज है आपका हाइपोथिकेशन होता है, ठीक है। दो व्हीकल, अगर आप बाइक लोन की बात करोगे तो जो तो व्हीकल है वो बोरोवर के साथ ही रह जाता है, लेकिन उसमें अगर टर्मिनोलॉजी को अगर आप देखोगे तो ये बोला जाएगा कि द बाइक हैज बीन हाइपोथिकेटेड टू बैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो बाइक है उसको ऐसे सिक्योरिटी रखा गया है बैंक के पास, भले ही पोजीशन अभी मेरे पास हो, ठीक है। ये हाइपोथिकेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होम लोन पे आते हैं, सिंपल सा टर्म है। अगर आप कोई भी लोन लेते हो किस चीज के लिए, घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या रेनोवेट करने के लिए, तो उस लोन को हम क्या कहते हैं, होम लोन कहते हैं, ओके। चलो देन मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स पे, ओके। तो देखो इट इज रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, ठीक है। तो एनी पर्सन, ठीक है, जो कि पोजेशन रखता है, ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं, ठीक है। मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, हर्ष को दे दिया, ठीक है। हर्ष क्या हो गया, होल्डर हो गया, राइट। नाउ जो भी अगर होल्डर है वो आगे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी और को पोजीशन दे देता है कंसिडरेशन के बदले, तो वो अगला व्यक्ति क्या माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, ठीक है। कल को हर्ष जो है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर देता है प्रशांत को, ठीक है। एंड प्रशांत को जब वो ट्रांसफर करता है, एंडोर्स करता है, तो उसके बदले वो प्रशांत से कंसिडरेशन लेता है, कोई वैल्यू ले लेता है। तो यहां पर प्रशांत को क्या माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु एक्वायर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू इन गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। प्रशांत को यहां पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है वो पैसे देने के बदले मिला है, गुड फेथ में लिया है उसने, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है उसको, ठीक है। एंड उसके मेच्योरिटी के पहले, यानी कि उसके ड्यू डेट के पहले ही प्रशांत को ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो प्रशांत को क्या माना जाएगा, यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव आईएफएससी, सबको पता है, ठीक है। आईएफएससी का फुल फॉर्म याद रख लो, दैट इज योर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। तो ये बेसिकली ना कोड होता है जो हर बैंक की हर ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई में भी है, मेरा भी अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो दिल्ली की ब्रांच में है, मेरा जो है वो रायपुर की ब्रांच में है, ठीक है। तो हमारा आईएफएससी कोड अलग होगा, क्यों, बिकॉज आईएफएससी कोड ना एक यूनिक कोड है जो हर बैंक की हर ब्रांच को दिया जाता है यूनिकली, ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। 11 कैरेक्टर कोड यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बैंक ब्रांच इन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आईएफएससी कहते हैं, ठीक है। देन यू हैव इंटरनेट बैंकिंग, क्या है इंटरनेट बैंकिंग, जब आप बैंकिंग करते हो इंटरनेट का यूज करके तो उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। जैसे कि आप जो है पोर्टल यूज कर सकते हो, वेबसाइट यूज कर सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ओके।
देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आईबीसी के अंदर पूरा गवर्न होता है ना। अगर आप आईबीपीएस देखोगे तो उसके जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन में आईबीसी भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या होता है, ये एक स्टेट होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का, जहां पर किसी भी एंटिटी की लाइबिलिटीज ना उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है, राइट। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है भाई, जब उसके ऊपर कर्ज ज्यादा है, उसके पास देने की औकात से ज्यादा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसे नहीं दे पाएगा, राइट। तो इंसॉल्वेंसी की वजह से क्या होता है, पर्सन जो है ही इज अनेबल टू पे देयर डेट्स नाउ, ठीक है। तो इसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के स्टेट को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी कहते हैं, ठीक है। मेरे पास जो है घर, दुकान, गाड़ी, पैसे मिला के सिर्फ 30 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने उधार लेके रखा था 50 लाख का। तो मेरी लाइबिलिटी कितने की है, 50 लाख की है। मेरे एसेट्स कितने हैं, 30 लाख के हैं। तो ये माना जाएगा कि मैं एक स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी में हूं, ठीक है। एक फाइनेंशियल कंडीशन वेयर अ पर्सन और एंटिटी कैन नॉट मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल कंडीशन है जहां पर एक व्यक्ति जो है वो अपनी डेट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पा रहा, उसको पैसे देने हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसकी लाइबिलिटीज जो है उसके एसेट से ज्यादा हो रखी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बोरोवर पे करता है पैसे लेने के लिए प्रिंसिपल के अलावा भी, ठीक है। मैं जो है शुभ्रा से 10,000 रुपए लिया था, तो क्या जब मैं वापस करूंगा शुभ्रा को 10,000 रुपए वापस करूंगा, नहीं। मैं उस पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगी शुभ्रा मुझ पे, वो बोलेगी कि ठीक है आप जो है 10,000 रुपए ले रहे हो, 1 साल बाद वापस करना 8% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो 8% ऑफ 10,000 इज व्हाट आई एम सपोज टू गिव आउट टू शुभ्रा एक्स्ट्रा। 10,000 तो दूंगा ही, ठीक है, 10,000 का 8% एक्स्ट्रा दूंगा ही, ठीक है। तो इस 8% यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट पेड बाय बोरोवर फॉर यूजिंग मनी और अर्नड बाय डिपॉजिटर फॉर कीपिंग मनी विद द बैंक, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। मैंने शुभ्रा से पैसे लिए थे, जब वापस करूंगा तो एक्स्ट्रा मनी वापस करूंगा, वो एक्स्ट्रा मनी क्या है, इंटरेस्ट है। मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक के पास 50,000 रुपए रखवाया, साल भर बाद जब डिपॉजिट निकाल के लाया, ठीक है, तो बैंक ने मुझे 50,000 नहीं 53,000 रुपीज दिए, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा 3,000 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक बार वर्डिंग्स ध्यान रख लेना इसकी, और याद रखना अगर आपको ये पेपर चाहिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर ये पीडीएफ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड जो है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू आर न्यू टू दिस सीरीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, लाइक माइंडेड पीपल लोग से कनेक्ट करें, ताकि आप आईबीपीएस एग्जामिनेशन के बारे में अलग अलग लोगों से डिस्कस भी कर सकें। सो जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे कोर्सेज में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 6363286363 पर, बिकॉज अगर आईबीपीएस निकालना है एग्जामिनेशन तो सॉलिड तैयारी होनी जरूरी है। एंड वो कहां से होगी, वो यहां से होगी, ठीक है। तो ईदर यू कैन कॉल अस, और आप जो है सपोर्ट पे मेल कर सकते हैं, support@toprankers.com पर। हमारी टीम इज गोइंग टू रीच आउट टू यू वेरी सून, राइट। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट टू गिव आउट सम सजेशंस, या आपकी कोई क्वेरी है कि हम अपने फ्यूचर में कैसा कंटेंट ला सकते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, तो डू लेट अस नो, राइट। चलो, थैंक यू गाइस।